डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 33 जिसका नाम है रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट, एनपीएज, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के बारे में जाना था, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स क्या होते हैं ये हमने देखा था। अब इस वीडियो में साथियों शुरू करेंगे हम ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट। शुरू करते हैं साथियों। जब भी कोई एसेट बैंक का यानी कि बैंक के जो लोन हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अगर कोई स्ट्रेस्ड एसेट होता है तो उसमें बैंक के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब साथियों कई सारे क्रेडिट जो हैं, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट अगर होते हैं तो वहाँ पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बैंक को लॉस हो ही जाएगा। हालांकि चांसेस पूरे पूरे हैं कि बैंक को लॉस होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा लॉस हो जाएगा। कई केसेस में क्या होता है, बैंक रिकवर कर लेता है अपने सारे ड्यूज़ को। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्शियल रिकवरी हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो वो होता है जहाँ पर बैंक की कोई भी रिकवरी नहीं हो पाती है, सारा का सारा जो फंड है वो लॉस एसेट हो जाता है। अब अगर टाइमली एक्शन ले लिया जाए, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाई जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अचीविंग द बेस्ट रिकवरी ऑफ एनी स्ट्रेस्ड एसेट। अब कोई एसेट अगर स्ट्रेस्ड हो गया है तो इसका हमें टाइम से पता लग जाए और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी हो कि उसको किस तरह से डील करना है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अचीविंग बेस्ट रिकवरी फॉर एनी स्ट्रेस्ड एसेट। While formulation the strategy, the bank has to keep in mind the legal system as the social aspect prevailing in the country. बैंक को क्या क्या देखना है जब भी कोई रिकवरी की जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है, वहाँ पर देखा जाता है लीगल सिस्टम जो, और साथ ही जो सोशल एस्पेक्ट प्रिवेल कर रहे हैं कंट्री में, इनका भी ध्यान रखा जाता है। नॉर्मली बैंक जो फॉलो करते हैं वो ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करते हैं। स्ट्रेस्ड एसेट अगर कोई होता है तो पहला ऑप्शन है बैंक के पास एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट, कि उस अकाउंट से बैंक एग्जिट हो जाए। नेक्स्ट है रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, देन वी हैव रिहेबिलिटेशन, आफ्टर दैट कंप्रोमाइज, लीगल एक्शन एंड राइट ऑफ। तो इस सीक्वेंस में जनरली बैंक जो है वो फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को लेते हैं जब भी कोई एसेट जो है बैंक का स्ट्रेस्ड एसेट हो जाता है। अब इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके समझेंगे ये क्या होते हैं। एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट का मतलब क्या है? बैंक का जब भी कोई एसेट स्ट्रेस्ड होगा तो बैंक का जो फर्स्ट एफर्ट होता है वो होता है कि हम एग्जिट कर जाएं उस अकाउंट को, यानी कि कोई और उसको टेक ओवर कर ले, कहीं और वो अकाउंट चला जाता है। अगर वो हमारे यहाँ से बंद करके दूसरी जगह चला जाता है तो वो बेस्ट पॉसिबल सीन है। बैंक्स फर्स्ट एफर्ट इज टू एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट विच इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पर स्ट्रेस के साइन शो कर रहे हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस आर डिटेक्टेड एट वेरी अर्ली एज। अगर बहुत जल्दी से हमें पता लग जाता है कि स्ट्रेस इस अकाउंट में आ रहा है, ये स्ट्रेस एसेट हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होती है कि एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट, ये वाला जो सीन है ये हो सकता है। सो दैट द बोरोवर इज एबल टू सबमिट टू शिफ्ट हिज अकाउंट टू अनदर बैंक। अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें मिल जाते हैं, अर्ली स्टेज में पता लग जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि बोरोवर की जो सिविल वगैरह है या हालत जो है वो अभी उतनी ख़राब नहीं हुई होती है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी एक होती है कि वो अपना अकाउंट दूसरे बैंक में शिफ्ट कर ले जहाँ पर क्रेडिट एपेटाइट थोड़ी अलग हो। हर बैंक की, हर इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट एपेटाइट एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास फंड्स ज़्यादा हैं, उनकी क्रेडिट एपेटाइट ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल फंड्स हैं जिनके पास छोटी पूंजी है, छोटे बैंक हैं, उनकी क्रेडिट एपेटाइट उसी हिसाब से कम होती है। वंस द सिम्टम बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द अकाउंट बाय अनदर बैंक मे नॉट मेटेरियलाइज। लेकिन जैसे ही जो सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं, ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं कि दूसरा बैंक भी उस अकाउंट को एक्सेप्ट करेगा। भाई ऑब्वियसली अगर कोई खाता दूर से ही अगर ज़्यादा ही ख़राब दिख रहा है तो दूसरा बैंक भी उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा। इन केस ऑफ कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग देयर इज़ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अदर बैंक टेकिंग अप। अब कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग के केस में पॉसिबिलिटी अच्छी खासी होती है कि एक बैंक जो है वो इसको स्ट्रेस्ड एसेट को टेकअप कर ले। शेयर ऑफ द बैंक वांटिंग टू एग्जिट, बट इन केस ऑफ सोल बैंक, अब उसमें क्या होता है कि कंसोर्शियम में, मल्टीपल बैंकिंग में कई बैंक इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बैंक, किसी एक बैंक को ऐसा लगता है कि हमारा ये एसेट जो है, जो हम कंसोर्शियम में जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेस एसेट हो चुका है
और वो एग्ज़िट करना चाहता है उसमें से, तो दूसरे बैंक जो हैं वो हो सकता है कि उसका शेयर दूसरे बैंक ले लें। बट in case of sole banking, bank may find it very difficult to exit a problematic account that it has to consider other option for dealing with such account. लेकिन जहाँ सोल बैंकिंग होती है, मोस्टली जो है वो सोल बैंकिंग ही होती है। जो काफ़ी बड़े अकाउंट होते हैं वहाँ पर ये मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम पिक्चर में आता है। मोस्टली जो छोटे अकाउंट हैं वहाँ पर सोल बैंकिंग होती है, और वहाँ पर क्या है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बैंक के लिए कि वो दूसरा बैंक कोई और उसको टेकअप कर ले, उसको लोन को अपने यहाँ ले ले। तो जनरली जो होता है, बैंक्स को दूसरे ऑप्शंस के पास जाना पड़ता है। अब ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं? जैसे हमारा सेकंड जो ऑप्शन आता है वो है रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग। अगर डिफ़ॉल्ट जो है वो विलफुल नहीं है, यानी कि ऐसा जेन्युइन रीज़न है वो बोरोवर के पास में जिसकी वजह से उसके बिज़नेस को नुकसान पहुंचा है और उसकी वजह से उसकी रिपेइंग कैपेसिटी अफेक्ट हुई है, तो बैंक नॉर्मली क्या करते हैं, अकाउंट को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड कैश फ्लो एस्टिमेट ऑफ द बोरोवर। एक बोरोवर से एक प्लान लेते हैं कि आप किस तरह से हमें रीपे कर पाओगे, आपके कैश फ्लोज़ कैसे आएँगे, उसी हिसाब से उसका जो किस्तें वगैरह हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। कई बार कुछ अमाउंट उसको बढ़ा के दे दिया जाता है या फिर इंटरेस्ट कुछ समय के लिए डिफ़र कर दिया जाता है। यानी कि अगर 5 साल का अकाउंट है तो बढ़ा के 6 साल कर दिया, किस्त जो है जो मंथली थी उसको वीकली उसको सॉरी क्वार्टरली कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सभी रीशेड्यूलिंग रीस्ट्रक्चरिंग में हाथ का पार्ट है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोरोवर और बैंक की जो अपनी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ये काम किया जाता है। एज़ पर आरबीआई डेफिनेशन, अ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट इज़ वन वेयर द बैंक फॉर इकोनॉमिक और लीगल रीजंस रिलेटिंग टू द बोरोवर फाइनेंशियल डिफिकल्टी grants to the borrower concession other than that the bank would not otherwise consider। अब आरबीआई की जो डेफिनेशन है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट की वो ये है कि कोई ऐसा अकाउंट, रीस्ट्रक्चर अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर बैंक ने या तो इकोनॉमिक या लीगल रीज़न, इन दोनों में से किसी एक रीज़न की वजह से बोरोवर को जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हुई है उसकी वजह से उसके लिए बोरोवर को क्या ग्रांट किया है, कंसेशन ग्रांट किया है, जो कि बैंक नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देता, अदरवाइज कंसीडर नहीं करता। तो ऐसा अगर होता है तो उस अकाउंट को हम रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन साथियों क्या होता है, समटाइम द बिजनेस एंटरप्राइज फेस एडवर्स इंटरनल एंड मार्केट कंडीशन एंड इनकर लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कुछ बिजनेस एंटरप्राइज जो हैं वो ऐसी कोई मार्केट कंडीशन आ जाती हैं, कोई चाहे इंटरनल कुछ एडवर्स कुछ हो जाता है या एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, मार्केट कंडीशन है कि उस बिजनेस एंटिटी को लगातार सालों तक लॉस होता रहता है। तो उस केस में क्या है, जो क्योंकि वो अगर उसको लगातार लॉस हो रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा बैंक का पेमेंट करने में। तो क्या होता है, दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज में जनरली ये ट्रू होता है जब विच आर कंसिडर्ड एज सिक, जहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है या उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो नेटवर्थ है उसमें इरोजन हो जाता है। कैश लूजेज टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ ड्यू टू द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड द यूनिट हैज़ बीन इन कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर at least 2 years, बैंक may examine the possibility of rehabilitation। और कैश लॉस जो है 50% तक हो जाते हैं उसकी नेटवर्थ के ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में, और साथ ही जो फर्म है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में होती है 2 साल, एटलीस्ट 2 साल से। तो उस केस में इस तरह की यूनिट्स को बैंक क्या करता है, एग्जामिन करता है और रिहैबिलिटेशन की पॉसिबिलिटी को जांचता है कि रिहैबिलिटेशन यहाँ पर हो पाएगा या नहीं। इन सच केसेस आफ्टर अंडरटेकिंग डिटेल्ड वायबल स्टडी कि ये बिज़नेस अब फ्यूचर में क्या, अगर हम इसे टाइम देते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं, अलग तरह से रिस्ट्रक्चर या कुछ भी जो हम एफर्ट्स लगाते हैं और फंड्स देते हैं, या तो क्या ये बिज़नेस वायबल है, आगे इसके सुधरने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो बैंक जो है वो रिहैबिलिटेशन की ऑप्शन में जाता है। अगर ऊपर वाले कोई भी जो है चीज़ें काम नहीं करती तो फिर बैंक जो है वो कंप्रोमाइज़ में जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग, रिहैबिलिटेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड वायबल और डज़ नॉट यील्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट। या तो वो वायबल नहीं है या फिर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट रीच नहीं कर पा रहे हैं। बैंक क्या करता है, ट्राई करता है टू रिकवर देयर ड्यूज बाय ऑफरिंग सम कंसेशन टू द बोरोवर।
तो बोरोवर से कहता है आपको 15%, 20%, 25% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप हम आपको कंसेशन देते हैं और उतना पैसा आप हमें दे दीजिए और इसको हम कंप्रोमाइज़ करके इस अकाउंट को बंद करते हैं। अब ये डिसीजन कि किस अकाउंट को कंप्रोमाइज़ में लेना है, कितना डिस्काउंट देना है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय अवेलेबिलिटी रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि उस अकाउंट में सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है और वो क्या रियलाइजेबल है। दूसरा है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो एग्रीमेंट वगैरह हैं वो इन्फोर्स हैं, वो प्रॉपर हैं। लीगल एक्शन के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो बैंक का पक्ष है वो कमज़ोर तो नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों को देखकर, इनको एक साथ लेकर, तब ये डिसीजन लिया जाता है कि ये कंप्रोमाइज़ में कितना डिस्काउंट उस पर्टिकुलर बोरोवर को दे सकते हैं या देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो एक्शन बचता है वो है लीगल एक्शन। अगर कोई भी काम नहीं करता है, इन केस वेयर इवन द कंप्रोमाइज़ डज नॉट मेटेरियलाइज, कंप्रोमाइज़ भी मेटेरियलाइज नहीं होता, बोरोवर कहता है हम तो कुछ देंगे ही नहीं, आप कितना भी कंसेशन दो अब तो हमें सारा ही माफ़ कर दो, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो काम में नहीं आते, तो बैंक हैव टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग। अब रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए अलग अलग फोरम्स अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं जो कि एज अंडर है। जैसे कि पहला ऑप्शन जब आता है, रिकवरी की बात आती है, तो है हमारा कि गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया जाए। इन केस ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, द रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हेल्प इन रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज। तो रिकवरी स्पेशली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वहाँ पर जो रिकवरी ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो हेल्प करते हैं बैंक के ड्यूज़ रिकवर करने में। नेक्स्ट हमारा सिविल कोर्ट्स का ऑप्शन आता है। बैंक जो है सिविल सूट फाइल कर लेते हैं सिविल कोर्ट में, हालांकि इसमें प्रोसीडिंग्स काफ़ी स्लो होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए जनरली इसमें नहीं जाया जाता है। क्विक रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो इनको थोड़ा टाइम जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्विक रिजोल्यूशन जो है स्ट्रेस्ड एसेट का होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारे क्रेडिट और फाइनेंशियल मार्केट है वो इफ़िशिएंटली काम कर पाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लोक अदालत का। लोक अदालत जो कि इन एरिया ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 हैज़ कन्फर्ड स्टैट्यूटरी बेसिस ऑन द लोक अदालत पीपल्स कोर्ट। तो लोक अदालत काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। द रिजर्व बैंक है कॉन्सिक्वेंटली इशूड गाइडलाइन टू कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द फोरम ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के फोरम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ऐसा बैंक ने, RBI ने बैंक से कहा है। एज पर द अर्लियर गाइडलाइन, बैंक कुड सेटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अप टू 5 लाख थ्रू द फोरम ऑफ लाख। पहले जो इसकी लिमिट थी वो 5 लाख थी, जिसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया अगस्त 2004 में। फर्दर बैंक्स have also been advised by the Reserve Bank to participate in the Lok Adalat converted from various DRT for resolving cases involving 10 lakh and above to reduce the stock of NPA। तो लोक अदालत को के फोरम को यूज़ करने के लिए RBI के द्वारा बार बार बैंकों से कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फोरम को यूज़ करें, और काफ़ी अच्छा जो फोरम है लोक अदालत होता है। अगर जहाँ पर एक बार सेटलमेंट हो जाता है तो वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद कहीं इसमें अपील वगैरह होती नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है। नेक्स्ट है हमारा डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRTs। ये क्रिएट किए गए थे स्पेशली फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सपीडाइटिंग द रिकवरी केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख इनको बनाया गया था बेसिकली कि 10 लाख से ऊपर के जो केसेस हैं वहाँ पर ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो फास्ट हो सकें। Now NBFCs with asset of over 500 crore can also file recovery cases in DRTs. The Debt Recovery Tribunal Procedure Rule 2003 were amended substantially regarding एप्लीकेशन फ़ीस, प्लूरल रेमेडीज़ फॉर बेटर एडमिशन। तो ये सब साथियों इनकी पूरी हिस्ट्री है, पूरी कहानी है, दी हुई है। तो DRTs होते हैं, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट जो कि 2002 में लाया गया, काफ़ी रिसेंट ये है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सरफेसी एक्ट। द पैसेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सरफेसी एक्ट, हैज़ प्रोवाइडेड द नेसेसरी इम्पीटस फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हेस्टन द रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज़। इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टूल अवेलेबल कराया है
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अपनी ड्यूज़ की रिकवरी कर दें। दिस एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर कोऑपरेटिव बैंक्स बाय नोटिफिकेशन डेटेड 28 जनवरी 2003। तो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पर भी ये 28 जनवरी 2003 का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में ये लागू हो गया है। द एक्ट इंटर एलिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सरफेसी एक्ट क्योंकि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो रियलाइजेशन होता है और ड्यूज होता है वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल होता है। The government has also notified the Security Interest Enforcement Rule 2002 to enable secured creditor to authorize their official to enforce the securities and recover dues from borrower। तो ये है साथियों, इसकी पूरी हिस्ट्री इसमें दे रखी है, कैसे कैसे ये बना, कब क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है इतनी हिस्ट्री में जाना इसके। अब ये है साथियों कि सरफेसी एक्ट फिर अब इसमें है कि 2004 में जो है इसका अमेंडमेंट हुआ था इंटर एलिया टू इनेबल द बोरोवर टू मेक an application before DRT against the measure taken by secured creditor without depositing any portion of the money due। तो इसमें 2004 में अमेंड किया गया था जिसमें क्या कहा गया था कि बोरोवर जो है वो क्या कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे अगेंस्ट द मेजर। जो बैंक ने, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जनरली जो बैंक होता है उसने जो एक्शन लिए हैं तो उनके अगेंस्ट में वो DRT में जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन दैट द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन एज एक्सपीडियंटली। 60 दिन के अंदर जो एप्लीकेशन है इस तरह की। अब 2004 में बेसिकली जो अमेंडमेंट हैं वो पहला आपका ये हो गया कि बोरोवर जाके DRT में कह सकता है कि बैंक ने मेरे साथ जो मेजर्स जो लिए हैं मेरे खिलाफ वो सही नहीं है, अपनी बात वहाँ पर रख सकता है। सेकंड, फिर इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है कि जो DRT है उनको काफ़ी फास्ट इसमें एक्ट करना है, बहुत जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करना है। मैक्सिमम जो टाइम दिया गया विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज इसको डिस्पोज ऑफ करना है। थर्ड है हमारा इनेबल एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर बाय द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल टू फाइल एन अपील बिफोर द डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि DRT का कोई अगर कोई केस है, कोई डिसीजन है, उसके अगेंस्ट में वो DRAT अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी जा सकता है आफ्टर डिपोजिटिंग द अपीलेट ट्रिब्यूनल 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेब्ट। लेकिन अब अपील तभी की जाएगी DRAT में जब वो अपना जितना उसका ड्यू है उसके 50% के बराबर जो है अमाउंट वो जमा करवा दे। जो किसने क्लेम किया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जितना क्लेम किया है उसका 50% ये पर्सन जमा कराएगा, बोरोवर जमा कराएगा, तभी उसकी अपील वहाँ पर DRAT में सुनी जाएगी और एज डिटरमाइंड बाय डेब्ट। तो इन दोनों में से या तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जितना क्लेम किया है कि इतना हमारा ड्यूज़ है, या फिर जो डिटरमाइन किया है किसने, DRT ने, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने, इसमें से जो भी कम हो विच एवर इज लेस उसका 50% बोरोवर को एटलीस्ट जमा कराना होगा। उसके बाद ही उसकी अपील DRAT में सुनी जाएगी। तो ये है साथियों। नेक्स्ट है हमारा द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉ एंड मिसलेनियस प्रोविजन। तो अलग अलग जो हैं कुछ इनके प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है साथियों, अमेंडमेंट सरफेसी एक्ट में फर्दर हुए थे। द सरफेसी एक्ट अलाउड सिक्योर्ड क्रेडिटर टू टेक पोजीशन ओवर अ कोलेटरल अगेंस्ट विच अ लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अपॉन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। तो ये इसका क्रक्स है साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरफेसी एक्ट जो है वो अलाउ करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लैंड किया है अपना पैसा, लैंड किया है जिसने बोरोवर को, टू टेक पोजीशन ओवर कोलेट्रल। जो भी कोलेट्रल सिक्योरिटी दी गई थी उस लोन के अगेंस्ट में उस पर वो अपना पोजीशन ले सकता है अपॉन डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट, अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है रीपेमेंट में। The process is undertaken with the assistance of district magistrate and does not require the intervention of court or tribunal। अब ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसमें कौन असिस्ट करता है, इसमें असिस्ट करते हैं हमारे जो ज़िले के DM होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो असिस्ट करेंगे। और इसमें किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, किसका, कोर्ट्स का या ट्रिब्यूनल्स का। तो बिना कोर्ट के, बिना ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन के बैंक अपना पोजीशन उस सिक्योरिटी पे ले सकता है जो उसके यहाँ कोलेटरल रखी गई थी उस पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट में जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। द बिल प्रोवाइड्स दैट दिस प्रोसेस विल हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज बाय DM। 30 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट होना है। इन एडिशन बिल एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट बैंक इन टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और अगर
ऐसा ज़रूरी होता है, कोई ऐसा केस आता है, कंपनी का केस आता है, तो बिल एम्पावर करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो असिस्ट करें बैंक को कि बैंक उस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सके। और ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा कि बैंक जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे अपनी आउटस्टैंडिंग डेप्ट को इनटू इक्विटी। जितना उनका आउटस्टैंडिंग डेप्ट है उसके अगेंस्ट में वो उस कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ले लेंगे, और कंसिक्वेंटली उनका स्टेक 51% या ज़्यादा हो जाएगा तो मैनेजमेंट उनके पास में आ जाएगा, वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये कंपनी के केस में क्लॉज है। एक इसमें साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द एक्ट क्रिएट्स अ सेंट्रल रजिस्ट्री टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योर्ड एसेट। इन्होंने ये भी कहा है कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री रहेगी जिसमें रिकॉर्ड रहेगा सिक्योर्ड एसेट का। द बिल क्रिएट a central database to integrate record of property registered under various registration system within this central registry. The bill provides the secured creditor will not be able to take possession over the collateral unless it is registered with the central registry. एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जिसके अंदर सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं जो लोन के अगेंस्ट में रखी गई हैं वो उसमें रजिस्टर होंगी। बैंक पोजीशन तब तक नहीं ले पाएगा जब तक वो सिक्योरिटी जो है वो उसमें रजिस्टर अगर नहीं होती हैं। Further, these conditions after registration of security interest will have priority over others in repayment of dues. और एक बार ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योर्ड इंटरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर ये जो क्रेडिटर हैं यानी कि जो बैंक हैं विल हैव प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी जो ओवर द अदर्स इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़। जो और ड्यूज़ होंगे उस फर्म पे, उस बोरोवर पे, उन पे जो लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। The bill provides that stamp duty will not be charged on transaction undertaking for transfer of financial asset in favor of asset reconstruction companies. जब कोई लोन ख़राब होगा तो सरफेसी के अंडर जब लिया जाएगा तो वो एसेट जो है किसको ट्रांसफ़र करे जाएंगे, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो वहाँ पर किसी तरह का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो नहीं लिया जाएगा। फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड लोन एंड कोलेट्रल। तो फाइनेंशियल एसेट में क्या है, हमारे जो लोन है और जो कोलेट्रल है। तो ये हैं साथियों, और इसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो एक है साथियों, द बिल प्रोवाइड दैट सर्टेन प्रोसीजर अंडर द एक्ट विल बी अंडरटेकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिया जाएगा। दिस इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स। द बिल प्रोवाइड फर्दर डिटेल ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ क्रिमिनल विल फॉलो इन केस ऑफ डेब्ट रिकवरी प्रोसीजर। क्या क्या लिए जाएंगे स्टेप्स, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सरफेसी की डिस्कस कर ली हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये भी एक टूल है IBC, ये 2016 में, बहुत रिसेंट है, 2016 में ही आया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। इट हैज़ क्रिएटेड अ सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। एक सिंगल लॉ बना दिया गया है किसके लिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए। द कोड आउटलाइंस इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर। The code outlines insolvency resolution procedure. The process may be initiated by either the debtor or the creditor. अब इसमें क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस बना दी गई है इस कोड में कि किस तरह से ये प्रोसेस पूरी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की चलेगी। इसमें ये है कि प्रोसेस जो है वो इनिशिएट चाहे तो डेब्टर कर सकता है या क्रेडिटर कर सकता है। फॉर कॉर्पोरेट द प्रोसेस विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन 180 डेज। कॉर्पोरेट्स के केस में 180 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट होना होगा। मे बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 90 डेज विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर। और जो मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर अगर एक्सटेंड एग्री करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 90 डेज तक फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो इंडिया का है वो इस्टेब्लिश किया गया है एज अ रेगुलेटर, और लाइसेंस प्रोफेशनल विल मैनेज द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड विल कंट्रोल द एसेट ऑफ द डेब्टर ड्यूरिंग द process. This will have, there will be two separate tribunal to overcome the process, the National Company Law Tribunal for companies and Limited Liability Partnership firm, the Debt Recovery Tribunal for individual and partnership. तो इसमें साथियों दो सेपरेट ट्रिब्यूनल होंगे जो प्रोसेस को देखेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है NCLT किसको देखेगा, किसके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को देखेगा, कंपनी के जो केसेस होंगे या फिर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केसेस होंगे, इन दोनों केसेस को कौन देखेगा, NCLT देखेगा।
और जो इंडिविजुअल हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है, इनके कौन देखेगा? बाकी जो बचे हुए हैं उनके कौन देखेगा? उनके देखेगा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप डीआरटी में जाएंगे, और जो कंपनीज और लिमिटेड एलएलपीज जो हैं वो कहाँ जाएंगी? एनसीएलटी में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है राइट ऑफ का। साथियों, अगर लीगल एक्शन भी बैंक का काम नहीं करता है, लीगल एक्शन सारे लेके देख लिए, उसमें भी कुछ निकल के नहीं आता है, तो फिर फाइनली जो है वो बैंक क्या करते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सारे एफर्ट लगाने के बाद भी अगर नहीं आता है तो बैंक फिर उसको क्या करता है कि उसको राइट ऑफ कर देता है। When all the effort of to recover the dues are exhausted, or the bank is convinced that further pursuit of the case will not result any worthwhile result, यानी कि मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम इसके पीछे लगने से अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन आ जाती है कि बैंक को लगने लगता है कि फर्दर इसमें कोई संभावना नहीं है कुछ पैसा वापस आने की, तो वहाँ पर फिर बैंक क्या करता है? द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिटन ऑफ बाय यूटिलाइजिंग द प्रोविजन मेड फॉर दैट अकाउंट इन द बुक्स। तो जो प्रोविज़न किया गया था उस अकाउंट के अगेंस्ट में बुक्स में, उसको यूज़ करके क्या किया जाता है? उस आउटस्टैंडिंग को रिटन ऑफ कर दिया जाता है। इफ द प्रोविज़न इज़ नॉट इनफ, द एक्सेस अमाउंट इज़ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट में से जो है वो डेबिट करके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट करके जो एक्सेस अमाउंट है उसको लेकर और उसको ख़त्म किया जाता है। द राइट ऑफ डज नॉट मीन दैट बोरोवर्स लायबिलिटी टू द बैंक हैज़ एंडेड। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। द राइट ऑफ डज नॉट मीन, राइट ऑफ हो गया लोन कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि बोरोवर की लायबिलिटी बैंक की तरफ ख़त्म हो जाएगी। If bank is able to recover any amount from him in future, it has the legal right to appropriate the amount. एक बार राइट ऑफ होने के बाद भी अगर बैंक को ऐसा लगता है या कहीं फ्यूचर में कोई फंड्स उसके पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट कहीं से आता है, तो बैंक अगर चाहे तो क्या कर सकता है? बैंक के पास लीगल राइट है कि वो उस अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर ले। तो साथियों, ये पूरे जो प्रोसीजर्स थे, जो बैंक के पास ऑप्शंस जो अवेलेबल रहते हैं जिनसे बैंक रिकवरी कर सकता है, और रिकवरी नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है? फिर राइट ऑफ। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अब इसका जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।